दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झारखंडी भाषा अखड़ा चैनल में। और इस चैनल पर 6 अप्रैल से शुरू हुए नए डिजिटल धारावाहिक एक चोर जिसने दुनिया बदल दी, आदिवासियों की दुनिया बदल दी, उस सीरीज में और आप देखने जा रहे हैं इस सीरीज का 9वां एपिसोड। यानी हमारी सीरीज ने 8 एपिसोड के साथ अब तक अपना आधा पड़ाव पूरा कर लिया है और आप इसके अगले आधे भाग के आज पहले और 9वें एपिसोड में हैं। 9वें एपिसोड में हम कहानी सुनाएंगे चोरी की चाय और भारत के बारे में। चोरी की चाय भारत ही क्यों लाई गई, भारत में ही क्यों उगाई गई और भारत को ही इसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र क्यों बनाया गया, यही हमारे आज के इस एपिसोड का विषय है। अठारह 1850 के बाद पूरी दुनिया में पानी के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा पी जाती है वो है चाय। कुदरत की बनाई इस औषधियुक्त चाय को दुनिया तक पहुंचाया है एक चोर रॉबर्ट फॉर्चून ने। रॉबर्ट फॉर्चून एक वनस्पतिशास्त्री, पौधों का शिकारी, यायावर, खोजकर्ता और संग्राहक था या ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जासूस या चोर, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। पर उसने चीन से चाय के 23,000 बीज और पौधों की चोरी का जो महान कारनामा कर दिखाया, उससे न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सूरत पूरी तरह से बदल गई। चीन से चाय की चोरी रॉबर्ट फॉर्चून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए की थी। वो एक गरीब स्कॉटिश था जिसके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी। उसने पैसों के लिए चोरी की, पर ब्रिटेन को चाय की चोरी की जरूरत क्यों थी और रॉबर्ट फॉर्चून चीन से चाय चुराने में कैसे सफल हुआ, वो भी 10, 20, 50 नहीं बल्कि चाय के 23,000 बीज और पौधे। इसे समझने के लिए आपको ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बीच हुए 2 अफीम युद्धों के इतिहास को समझना होगा। तभी आप जान सकेंगे ब्रिटेन ने चीन से चाय की चोरी क्यों करवाई। रॉबर्ट फॉर्चून ने चीन से न सिर्फ चाय उत्पादन के हजारों वर्ष पुराने रहस्य चुराए, बल्कि उसने चाय के बीज, पौधे और उसके उत्पादन से संबंधित औजार और उसे उगाने का पारंपरिक ज्ञान रखने वाले किसानों की भी चोरी की। वो भी 1850 के उन दिनों में जब चीन में कोई बाहरी परिंदा पर नहीं मार सकता था। लेकिन रॉबर्ट फॉर्चून ने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसके बाद पूरी दुनिया बदल गई। कैसे बदली और उसके क्या क्या परिणाम हुए, विशेषकर भारत के आदिवासियों के लिए, वो इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया है। जरा कल्पना कीजिए, अगर चाय की चोरी नहीं हुई होती तो भारत के आदिवासियों की वर्तमान परिस्थिति क्या होती। इसलिए यूरोप जिस चाय चोर रॉबर्ट फॉर्चून को इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाने वाला और ग्रेटेस्ट कॉर्पोरेट जासूसी हीरो के रूप में पेश करता है, उसे जानना जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि चाय ने कैसे न केवल दुनिया बल्कि भारत के आदिवासियों की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का झारखंडी भाषा अखड़ा चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबको जोहार कहता हूं। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की ओर से, आदिवासी साहित्य फेसबुक पेज की ओर से और हमारे मदर ऑर्गेनाइजेशन प्यारा कलकत्ता फाउंडेशन की ओर से। दोस्तों, जो लोग आज के इस एपिसोड में शामिल हैं, मैं उन सब लोगों को झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो डिजिटल सीरीज आप देख रहे हैं झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के सौजन्य से देख रहे हैं, उसके चैनल पर देख रहे हैं। हमारा जो पहला चैनल था वो हैक हो गया, उसके बाद हमने ये नया चैनल शुरू किया और इस नए चैनल पर, जो कि झारखंडी भाषा अखड़ा के नाम से है, इस नए चैनल पर ये सबसे पहली सीरीज है जो 15 एपिसोड में 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सुनाई जा रही है। तो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की जो स्थापना है वो 2004 में की गई थी। तो इस तरीके से जो 2022 का साल है वो उसकी स्थापना का 18वां साल है। यानी पिछले 18 साल से हम झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की ओर से आपको कहानियाँ सुना रहे हैं, आपको कहानियाँ पढ़ा रहे हैं। मतलब 2004 में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा ने एक मैगजीन की शुरुआत की, क्वार्टरली मैगजीन की शुरुआत की, जिसका नाम भी संगठन के नाम पे है, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। ये क्वार्टरली मैगजीन है और इसमें झारखंड की 14 आदिवासी और देशज भाषाओं में रचनाएं प्रकाशित होती हैं, विशेष करके साहित्यिक सांस्कृतिक।
कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल चीज़ों पर भी हम लोग बात करते हैं, पर साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही बात करते हैं। ये सब कुछ अखड़ा के हर अंक में शामिल होता है। मुंडारी, खड़िया, हो, संथाली, कुड़ुक, असुर, बिरजिया, नागपुरी, पचपरगनिया, खोरठा आदि जो झारखंड की भाषाएं हैं। इसके अलावा इसमें हिंदी में भी और कभी कभी अंग्रेजी में भी, यानी कुल मिलाकर कहें तो 14 भाषाओं में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा में रचनाएं छपती हैं। और ये जो मैगजीन है वो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, इसको ISSN मिला हुआ है और इसमें ये शोध रचनाओं के लिए भी स्वीकृत है। हालांकि हम बहुत कम शोध रचनाएं स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि आदिवासी विषयों पे बहुत उच्च स्तरीय शोध नहीं हो रहे हैं, कट पेस्ट ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे शोधार्थी छपने के लिए भेजते हैं, हम विनम्रतापूर्वक उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह के उनको वापस कर देते हैं। तो ये झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा पिछले 18 सालों से मतलब आदिवासी भाषा साहित्य के लिए, देशज भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, उसके लेखकों को प्रमोशन के लिए, उसकी किताबों के प्रमोशन के लिए काम कर रही है। तो इस तरीके से हम आपको कहानियाँ किताबों के रूप में भी पढ़ाते हैं। और इस बार हम 2 साल के कोरोना की महामारी के बाद जो बंदी हुई, जो प्रभाव पड़ा, 2 साल तक हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस साल हम बहुत सारी नई किताबें ला रहे हैं। नई किताबें जिसमें कई तरह की, कुछ पुरानी किताबें हैं, कुछ नई किताबें हैं, पर सब की सब महत्वपूर्ण किताबें हैं। और अधिकांश हिंदी में हैं, कुछ आदिवासी भाषाओं में भी हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं और इसके लिए हमारे आदिवासी साहित्य फेसबुक पेज पे या फिर झारखंडी भाषा अखड़ा.in पर लॉगिन करके इन किताबों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइए, ताकि आपको हर एपिसोड की जानकारी मिल सके और आप समय पे यानी रात के ठीक 10 बजे हर एक एपिसोड देख सके, कोई भी एपिसोड आप मिस नहीं कर सकें। तो इसलिए मेरा आग्रह आप लोग स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारी डिजिटल सीरीज है, एक चोर जिसने आदिवासी दुनिया बदल दी, इसके नए सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं चोरी की चाय और भारत। चोरी की चाय भारत में ही क्यों लाई गई? भारत में ही चोरी की चाय लाने, उसको उगाने और उसके बेचने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने की जरूरत क्यों हुई? क्यों भारत को ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश जो क्राउन है, उसने क्यों इंडिया को ही चुना? ये हमारे आज के इस एपिसोड का मुख्य विषय है और इसके हर एक पहलू पर हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नवा एपिसोड, चोरी की चाय और भारत। ऐसा नहीं है कि भारत में चाय नहीं उगती थी या यहाँ चाय नहीं होती थी। कमोबेश दुनिया के सारे पहाड़ी इलाकों में जो लोकल नागरिक हैं, जो वहाँ के डोमिसाइल लोग हैं, वो लोग एक किस्म की चाय पिया करते थे, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। भारत में भी जो पहाड़ी इलाके हैं, खास करके उत्तर पूर्व के, उसमें कहवा या इस तरह की कोई चीज़ का प्रचलन था, लेकिन वो चाय नहीं थी, या चाय की एक दूसरी किस्म थी जो स्थानीय किस्म थी। चाइना की चाय, चूँकि उसका ज़्यादा महत्व था, वो ज़्यादा उसका फ्लेवर लोगों को पसंद था, उसके जो गुण थे वो जो स्थानीय तौर पे भारत में उगाई जाने वाली चाय थी उससे बिल्कुल अलग थी, उससे ज़्यादा असरकारक थी, उससे ज़्यादा औषधि युक्त थी, उससे ज़्यादा सुगंधित थी। इसलिए ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटेन के, यूरोप के जो अमीर और कुलक लोग हैं, कुलीन घरानों के लोग हैं, उनको ये ज़्यादा पसंद थी। ये चाय जब चोरी कर ली गई तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसको उगाया कहाँ जाए। चूँकि ब्रिटेन के पास उस समय तक दुनिया के अधिकांश देशों पर उसका अधिकार था, अधिकांश छोटे बड़े देश, भारत जैसे देश उसकी कॉलोनी बन चुके थे, तो उन कॉलोनियों में
से किसी एक कॉलोनी को उसे चुनना था। और जाहिर है कि भारत और चाइना दोनों का जोग्राफिकल कंडीशन एक था, जोग्राफिकल सेटअप एक था, प्राकृतिक परिवेश एक था, बहुत कुछ मिलता जुलता था, दोनों एक किस्म के जलवायु वाले क्षेत्र थे। तो इसलिए ये पहली प्रायोरिटी बनी कि चोरी की चाय भारत में लाई जाए और यहीं पर उसको उगाया जाए। दूसरा जो कारण था कि भारत में मजदूर, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी भारत, वहाँ मजदूर बहुत सस्ते थे या बहुत आसानी से उपलब्ध थे, या वहाँ वो इतने ताकतवर थे, मतलब भारत में, कि वो जिसको चाहे वो मजदूर बना सकते थे और उनकी नज़र में आदिवासी थे। आदिवासी क्यों थे, इस किस्से को समझने के लिए अगर आप मेरा लिखा उपन्यास जो 2015 में पब्लिश हुआ है, माटी माटी अरकाटी, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आप उसको समझ सकेंगे। हालांकि इस विषय पर मैं अगले एपिसोड में बात करने वाला हूँ, इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम और आदिवासी। तो अगले एपिसोड में मैं इस पे विस्तार से बात करूँगा। लेकिन आप में से अगर जो लोग भी इस पूरे कि क्यों भारत में आदिवासियों पर उनका ध्यान था, ब्रिटिश मालिकों का, हमारे कॉलोनियल मास्टर्स का, उसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन जो काम मैंने किया है, जो मैं समझता हूँ, वह है माटी माटी अरकाटी उपन्यास। ये उपन्यास हिंदी में है और राजकमल से 2015 में प्रकाशित हुआ है। आप इस उपन्यास को नेट पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी आप ढूंढेंगे, मिल जाएगी। और निसंदेह ये उपन्यास भी आपको बहुत पसंद आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया ढंग से उस पूरे प्रसंग को लिखने की कोशिश की है, लिखा है उसमें माटी माटी अरकाटी उपन्यास में। दूसरा बड़ा जो कारण था वो ये था कि यहाँ आदिवासियों की संख्या बहुत थी और आदिवासी एक अच्छे मजदूर थे, मेहनती मजदूर थे, सबसे हार्ड लेबर करने वाले दुनिया के नागरिक थे। तो वो उनकी निगाह में थे। तो पहला जलवायु के कारण और मौसम के कारण, प्राकृतिक सेटअप के कारण, दूसरा आदिवासी मजदूरों की उपलब्धता के कारण, मतलब वो मजदूर तो थे नहीं पर उनको बनाया जा सकता था, तो वो आदिवासी थे यहाँ पे। और तीसरा जो बड़ा कारण था वो था दहेज में मिला उनका सबसे बड़ा ट्रेड हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी चर्चा हम पहले एपिसोड में कर चुके हैं कि मुंबई चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन के ससुर जो पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने दहेज में मुंबई दिया था, मुंबई का बंदरगाह, जिसको चार्ल्स द्वितीय ने भाड़े पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। और वो एशियन कंट्रीज का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये तीन बड़े कारण थे। जलवायु एक था, जोग्राफिकल सेटअप एक था, दूसरा यहाँ आदिवासी थे जिनको मजदूर बनाया जा सकता था, और तीसरा कि उनके पास दहेज में मिला एक बड़ा बंदरगाह, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहाँ व्यापार की वो सारी जो व्यापार के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो विकसित कर चुके थे। इसके साथ ही कलकत्ता भी
उनका नया मुख्यालय बन चुका था। अब मैं कलकत्ता के हेडक्वार्टर्स को कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था उनके ट्रेड का, और जो ट्रेड सेंटर था वो मुंबई था, जहाँ से वो पहले से व्यापार करते आ रहे थे। कलकत्ता तो उनकी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था, जहाँ वायसराय का निवास था और पूरा प्रशासनिक अमला था। यहाँ से भी ट्रेड होता था, परंतु कलकत्ता मुख्य तौर पे ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टरों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। इन 3 कारणों के चलते ब्रिटिश मास्टरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हत्यारे, लुटेरों और प्रशासनिक और मिलिट्री अधिकारियों ने भारत को चाय के लिए चुना। तो जब 1848-49 में रॉबर्ट फॉर्च्यून ने चोरी का कारनामा कर दिखाया, जो असंभव था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जब उसने चीन से चाय चुरा ली, सफलतापूर्वक न केवल चुरा ली बल्कि उसको भारत भी जीवित ला पाने में सफल हुआ। जीवित मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए, सैकड़ों मीलों की यात्रा करने के बाद चाय के पौधे कैसे जीवित रहते, इसके लिए भी उसने नई टेक्नोलॉजी और टूल्स बनाए थे। तो उसके कारण वो भारत लाना संभव हुआ, जिंदा पौधों को, बीजों को, किसानों को और चाय उगाने वाले टूल्स को। इन सब के कारण भारत, चूँकि भारत में वो बिल्कुल आसानी से तो नहीं, लेकिन वो करीब था और उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी थी ब्रिटिश क्राउन की, तो इसलिए भारत को चोरी की चाय के लिए चुना गया, न केवल यहाँ लाने के लिए, उसको उगाने के लिए, बल्कि उसके व्यापार। इन तीनों दृष्टि से भारत उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह थी, सबसे अनुकूल जगह थी, इसलिए उन्होंने भारत को चुना। दोस्तों, हमारे झारखंडी भाषा अखाड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपडेट बने रहिए। नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, और हाँ, कमेंट करना भी नहीं भूलिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारखंडी भाषा अखाड़ा चैनल में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा की ओर से, आदिवासी साहित्य फेसबुक पेज की ओर से और प्यारा कलकत्ता फाउंडेशन की ओर से। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये जो एपिसोड है हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले, चलने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। कल के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब चाय आई तो क्या क्या हुआ, किस तरीके से प्लांटरों का एक नया ग्रुप तैयार हुआ, किस तरीके से मजदूर की खरीद बिक्री करने वाली कंपनियां बनी, लेबर एजेंट सक्रिय हुए, दलाल सक्रिय हुए, जिनको अर्काटी कहा जाता है। कल इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से बात करेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल मिलेंगे। जोहार। दोस्तों, हमारे झारखंडी भाषा अखाड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपडेट बने रहिए। नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, और हाँ, कमेंट करना भी नहीं भूलिए।